स्वागत है सभी का। टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने वाले हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी टॉपिक्स का टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज़ लाने वाले हैं। तो देखिए, ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें हम वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इन्हीं क्लासेस से, इसी क्लास से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा, और जहाँ पे ज़रूरी होगा हम वहाँ पे आपको थ्योरी भी बताते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो आप इसे याद रखेंगे, इसे कहा जाता है वर्ण। ऑप्शन पहले ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक जिसका कोई अर्थ हो तो उसका लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कितने भेद हैं? तो याद रखेंगे, वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। याद रखेंगे दोनों को। आपसे पूछा जाए अगर वर्णों के कितने भेद है तो आप टिक मार्क करेंगे 2 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये व्यंजन हो जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये डेफिनेशन भी है। इसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से 3 ऐसे हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें स्वर दिया गया है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्वर नहीं है। और नहीं है वाला सवाल है तो इस टाइप के सवाल को आपको ध्यान से करना है। देखिए, अ स्वर है, ऐ भी स्वर है और ऊ भी स्वर है, लेकिन ब स्वर है क्या? तो ये स्वर नहीं है और पूछे ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी नहीं सॉरी, ब मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है ये आपको बताना है। व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है या स्वर है? तो देखिए, री क्या है? तो याद रखेंगे, री क्या है? स्वर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? याद रखेंगे, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आप बोलेंगे स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर किसका भेद है? तो संधि का भेद है क्या? बिल्कुल नहीं। समास का भेद है क्या? बिल्कुल नहीं। लिंग का भी भेद नहीं है। स्वर किसका भेद है? तो आप कहेंगे वर्ण का भेद है। हमने पहले क्वेश्चन में ही, सॉरी दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में देखा था कि वर्ण के 2 भेद, एक स्वर एक व्यंजन। तो स्वर किसका भेद है? तो वर्ण के भेद है। याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये टाइप्स, क्वेश्चन के सभी टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है ह्रस्व, एक होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है प्लुत स्वर, और एक होता है, सॉरी तीसरा होता है प्लुत स्वर, दूसरा होता है क्या? दीर्घ स्वर। हम यहाँ पे इसको तीसरा लिख देते हैं। हालांकि यह कैसे होता है, पहले ह्रस्व होता है, फिर दीर्घ होता है, फिर प्लुत होता है। समझेंगे कैसे होता है, इसको भी आगे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में? 4 समूह आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन है। चारों में कौन सा समूह ऐसा है जिसमें सभी स्वर दीर्घ है? तो देखिए, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है, और 1 मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाता है, और 3 मात्रा का समय लगे उसमें वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो 2 मात्रा वाले स्वर यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए, ई है, ऐ है, ऐ है, और औ है, और औ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें क्या है? सभी स्वर दीर्घ हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसे आप याद रखेंगे, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सा है तो उसे भी जान लीजिए। एक होता है अ, छोटा अ, एक होता है ई, छोटा ई, उसके बाद छोटा ऊ होता है, और एक क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है, अति,
क्या है, री। इन चारों को आप याद रखेंगे, ये चारों क्या है, ह्रस्व स्वर हैं, चारों क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर नहीं कहलाएगा, मूल स्वर भी नहीं कहलाएगा, लघु स्वर भी नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में कौन दीर्घ स्वर है ये आपको बताना है। तो देखिए, 2 मात्रा का जिसमें समय लगे, आ ऐसा है जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊ क्या है, ये तो ह्रस्व स्वर है, और ये क्या है, संयुक्त स्वर है, और ये भी क्या है, संयुक्त स्वर है, और ये ह्रस्व स्वर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो इसको हमने अभी आपको बताया था, किस स्वर के उच्चारण में लगता है, तो आप कहेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर में कितना टाइम लगता है, तो 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का, और इसमें 3 मात्रा का प्लुत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है। अब देखिए, ओम, ओम या ओम। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम उच्चारण करने में किस में लगेगा, तो ऑप्शन बी में लगेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लुत स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है, तो क का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए, क वर्ग बोला गया है, तो क वर्ग में कौन कौन से आएंगे, तो क आएगा, उसके बाद ख आएगा, और ग आएगा, और घ आएगा, और क्या आएगा, एक आएगा अंग। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर आपने थ्योरी क्लास देखा है हिंदी का, जिसमें हमने आपको एक ट्रिक बताया है, एक ट्रिक नहीं 4-5 ट्रिक बताया है, जिसमें आप सभी उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं। उसी में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, तो अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह विसर्जनीय नाम, अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है तो यहाँ पे याद रख लीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम, ये वर्ड आपको याद रखना है। और कंठ से उच्चारित होने वाले सभी वर्णों को आप याद रख सकते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम, यहाँ पे क्या होता है, ये कंठ होता है। अकुह विसर्जनीय नाम, कंठ आपको याद रखना है। अ मतलब अ आ, और क मतलब क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, और ह मतलब ह, और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे कंठ होता है। और यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा गया है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप चुटकी बजाते ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं, इसका थ्योरी है। यहाँ पे कंठ से उच्चारित होने वाले ध्वनियाँ कौन से हैं, तो क ख ग घ अंग मतलब पूरा क वर्ग। उसके बाद तालु से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो च वर्ग। और मूर्धा से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ट वर्ग के 5 वर्ण। और दंत से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी हैं, दंत से उच्चारित वर्ण कौन से हैं, त वर्ग में 5 वर्ण, त थ द ध न। और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी है, तो प वर्ग पूरा, प फ ब भ म। इन सभी का उच्चारण स्थान का ट्रिक हमने आपको थ्योरी क्लास में समझाया है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो यह र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, यह र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन है, तो याद रखेंगे यह र ल व ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है करके भी इन चारों वर्णों से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इन चारों को आप याद रखेंगे, य र ल व ये चारों क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। हमने अभी आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, तो उच्चारण स्थान वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए हमने बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। और यहाँ पे सवाल में आपसे पूछे गए हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इसको तो ऐसे ही बता सकते हैं, कंठ होगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। मतलब 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है, उसे आपको बताना है। तो हमने अभी पढ़ा था क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और यहाँ पे तालु वर्ण नहीं है बोला गया है। तो जब क का उच्चारण स्थान कंठ है तो यहीं इसमें तालु का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, नहीं होगा। तो नहीं है के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क होगा। और बाकी च, छ और झ इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे तालु है। क एकमात्र ऐसा वर्ण है इन चारों ऑप्शन में जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, तालु नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन वर्ण ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से कौन सा ओष्ठ्य नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखिए म, ब और उ ये तीनों क्या है, ओष्ठ्य वर्ण है। एक ही है जो ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से नहीं होता। आ हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। मतलब अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो यहीं जब कंठ है तो ओष्ठ्य कहाँ से होगा, ओष्ठ्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो उसे आप याद रखेंगे। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है अग्र स्वर, और दूसरा होता है मध्य स्वर, और एक होता है तीसरा, वो क्या होता है, पश्च स्वर होता है। तीनों को याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं इसका थ्योरी है। देखिए पहला अग्र स्वर हमने बताया, दूसरा मध्य स्वर बताया, तीसरा पश्च स्वर बताया। अब अग्र स्वर में क्या आते हैं, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन से अग्र स्वर हैं, तो याद रखेंगे ई, ऐ और ऐ। उसके बाद मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है अ। उसके बाद पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है या सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आ, उ और बड़ा वाला उ और औ और औ। इन सभी को याद रखेंगे, सभी एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे, एग्जाम्पल से अक्सर सवाल पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ तालव्य बोला गया है ना, मतलब कंठ और तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। अब देखिए हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ और इचु यसानम तालव्य। मतलब अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे कंठ होता है, ठीक है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे तालु होता है। और अ और ई से मिलके, अ और ई से मिलके क्या बनता है, तो ऐ बनता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऐ, मतलब ऑप्शन सी। अब जब अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है और अ और ई से मिलके ही ये ऐ बना है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। तो ऑप्शन सी ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, ये क्या है, कंठोष्ठ्य वर्ण है। कंठ और ओष्ठ के मिलने से इसका उच्चारण स्थान होता है, मतलब दोनों जगह से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ्य वर्ण बोला जाता है। उसके बाद अगला है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। अनुनासिक स्वर, अब अनुनासिक स्वर कौन सा होता है इसे आप जान लीजिए, ये क्या होता है, चंद्र बिंदु। ये क्या है, अनुनासिक स्वर होता है। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक और मुंह। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ लिया है, प्लू स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है और संयुक्त स्वर भी होता है, लेकिन द्वत्व स्वर द्वित्व स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा ही नहीं है इसीलिए जो नहीं है वही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, दीर्घ स्वर कौन कौन से है, संयुक्त स्वर और मात्रक के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर और प्लूत या त्रिमात्रिक स्वर। इन सभी को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स, ये PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। अब वहाँ से इसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, तो ये क्या है? री क्या है? एक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हमने पहले भी कर लिया है। ये क्या है? तो ये है स्वर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में त्र, खालिस्तान, ये वर्षों नहीं है, ये क्या है? खालिस्तान वर्णों के योग से बना है। तो किन वर्णों के योग से बना है? तो देखिए ये किन वर्णों के योग से बनता है? त्र, तो इसे आप याद रखेंगे, त बिना स्वर वाला और र, इनके मिलने से क्या बनता है? त्र बनता है। तो ऐसा ऑप्शन किसी में दिख रहा है क्या? तो यस, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। न का उच्चारण स्थान दंत्य है क्या? घ का कंठ है क्या? य का मूर्धन्य है क्या? ब का ओष्ठ है क्या? इसमें 3 सही है, एक ही है जो गलत है, और जो गलत है उसी को आपको चुनना है। तो देखिए, न का दंत्य होता है और घ का कंठ भी होता है, ब का ओष्ठ भी होता है, लेकिन य का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं होता। य का उच्चारण स्थान होता है क्या? तो आप कहेंगे य का उच्चारण स्थान होता है तालु, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत है और पूछा ही असंगत है। तो जब असंगत पूछा है, गलत पूछा है, तो जो गलत है वहीं सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नहीं थ्योरी है। कंठ से उच्चारित होने वाली सभी ध्वनियाँ यहाँ पे दिया गया है। क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, ह और विसर्ग। ये सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो कंठ से उच्चारित होते हैं। तालव्य से च, छ, ज, झ, ञ और ई, य और शक्कर वाला स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे तालु है। मूर्धन्य से उच्चारित ध्वनियाँ कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, री, र और षटकोण वाला स, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। उसके बाद दंत्य का देखेंगे, त, थ, द, ध, न, ल और सनौता वाला स, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंत्य है। और ओष्ठ्य का दिया हुआ है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म और उ दोनों उ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे ओष्ठ्य है। तो इस तालिका को आप याद रखेंगे। उच्चारण स्थान से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और इसे पूरा याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में 4 वर्ण एवं सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कूट का में उत्तर दिया गया है, यहाँ से आपको आंसर चुनना है और यहाँ पे इसको मिलान करना है कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम देखें स का उच्चारण स्थान क्या है, तो सनौता वाला स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप कहेंगे दांत होता है। उसके बाद अगर हम देखें षटकोण वाला सा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और शक्कर वाला सा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप कहेंगे तालु होता है, इचु यासानम तालव्य। और न का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका है। तो इस प्रकार से क्या आया? पहले 3 नंबर वाला आएगा, उसके बाद दूसरा के लिए पहला आ जाएगा और तीसरे के लिए चौथा आ जाएगा और चौथा के लिए क्या आ जाएगा? तो दूसरा आ जाएगा। मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसमें तो नहीं है, 3 1 4 2 इसमें भी नहीं है, 3 1 4 2 यस ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्त अक्षर व्यंजन पूछा गया है आपसे। जो संयुक्त है, संयुक्त अक्षर है, कौन से हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में 4 वर्ण हैं। तो कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ग में सभी वर्ण क्या है? संयुक्त अक्षर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना बेहद आसान हो जाता है। आपको एलिमिनेट कर देना है। थ संयुक्त अक्षर है ही नहीं, तो ये तो कट गया, यह भी नहीं है, और ये स, तीनों स संयुक्त अक्षर है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन ए ही बचा। इसमें अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों क्या है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है, इसी का थ्योरी है। देखिए, अक्ष ये किससे मिलके बना है? तो आधा क और षटकोण वाला स, इनसे मिलके क्या बना है? अक्ष बना है।
त्र किससे मिलके बना है, यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आधा त और र से मिलके बना है। ज्ञ किससे मिलके बना है, तो ज और इया से मिलके बना है। और श्र किससे मिलके बना है, तो आधा शक्कर के श और र से मिलके बना है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आपको चुनना है, मतलब बाकी तीनों ऑप्शन सही होगा उसको आप याद रखना है, और एक ही है जो गलत है, जो गलत है उसी को आपको टिक करना है। तो देखिए, ओष्ठ प फ ब भ इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे ओष्ठ है, बिल्कुल ये करेक्ट है। क ख ग घ इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, हमने कई बार पढ़ लिया, कंठ है, तो ये भी करेक्ट है। च छ ज झ इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धन्य नहीं होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, तालु होता है, तो यही गलत है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्या है, वत्स वर्ण है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। जो गलत है वो एक ही है। चलिए दूसरे कलर से इसको टिक मार्क कर देते हैं। च छ ज झ और इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका उच्चारण स्थान दंत है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत है, उसको आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए, समझिए ऑप्शन को और इसे बनाइए। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो प का उच्चारण स्थान दंत है क्या, नहीं है। ग का भी नहीं है, च का भी नहीं है। इसमें से न ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर वर्गीय व्यंजन में बटा हुआ है, तो स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन जिसे कहा जाता है, तो उसमें जो पांचवा वर्ण आता है सभी वर्गों में, 5 वर्गों में जो लास्ट वाला वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। तो देखिए, द लास्ट में आता है क्या, बिल्कुल नहीं। स भी लास्ट में नहीं आता है, ग भी लास्ट में नहीं आता है, लेकिन म क्या है, लास्ट में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। म क्या है, पंचमाक्षर है। उसके बाद अगला है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। इसे हमने कुछ देर पहले आपको बताया था। ये आधा ज और इ से मिलके बना है। ऐसा ऑप्शन किसी में अगर आपको दिख रहा है तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एलिमिनेट कीजिए और सही उत्तर को टिक लगाइए। देखिए कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करें, ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, आधा ज और इया, तो ऑप्शन पहला में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। शक्कर वाला स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने आपको बार बार बताया है, ईचु यसानम तालव्य। क्या बताया है, ईचु यसानम तालव्य, ये आपको याद रखना है, ईचु यसानम और तालव्य। ये शब्द अगर आप याद रख लेते हैं तो उच्चारण स्थान से आने वाले क्वेश्चन जो तालु से उच्चारित होते हैं सभी को आप जान पाएंगे। ई मतलब दोनों ई, च मतलब च वर्ग, और या मतलब या, और ये वाला शक्कर का स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो शक्कर का स यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप कहेंगे तालु होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वर्णमाला से जब भी क्वेश्चन आता है अक्सर उच्चारण स्थान से आता है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स का उच्चारण स्थान, शक्कर वाला स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी वर्ण क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इसे आप याद रखेंगे, य र ल व, ये चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले आपको कराया भी था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित होते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, तो व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है याद रखेंगे। कौन कौन सा है, एक पंचमाक्षर है अंग, उसके बाद एक होता है इया, एक होता है ण, एक होता है न, और एक होता है म। ये पांचों क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, और जिन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, नासिक के वर्ण भी कहा जाता है, नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी संख्या 5 है, इसे आप याद रखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से ये 5 वर्ण हैं उसे भी आप याद रखेंगे, अंग, इय, ण, न, म।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के वर्ण होते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है। ख और घ किस प्रकार की ध्वनि है, इसे आपको बताना है। तो देखिए, ख और घ इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा हवा मुंह से निकलते हैं, उच्चारण करके देख सकते हैं। और ज़्यादा हवा अगर निकले तो उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी वर्ण के उच्चारण करने में अगर हवा कम निकले तो उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और जब हवा ज़्यादा निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 इसमें से ऊष्म व्यंजन है, एक ही है जो ऊष्म व्यंजन नहीं है, उसे आपको बताना है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन होता कौन कौन से हैं, तो उसे आप याद रख लीजिए। एक शक्कर का स होता है, एक षटकोण वाला स होता है, और ये समता वाला स होता है, और एक होता है ह। ये चारों क्या है, ये चारों होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे देखिए, शक्कर भी है, षटकोण भी है, और समता वाला स भी है। ये तीनों क्या है, ऊष्म व्यंजन तो है। लेकिन ग क्या है, ऊष्म व्यंजन नहीं है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है जिनका उच्चारण स्थान दांत है, उसे आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से दंत्य ध्वनि कौन सा है, तो त ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है, दांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। जो नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 अंतस्थ हैं। तो देखिए, कौन कौन सा अंतस्थ होता है, य, र, ल और व। ये सभी क्या है, अंतस्थ वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, य भी है, र भी है और ल भी है। ब है क्या, तो ब क्या है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। व होता है, अगर व होता तो वो भी अंतस्थ होता, लेकिन यहाँ पे ब है, तो ब क्या है, अंतस्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब कौन सा है करके पूछा गया है। तो देखिए, ग भी नहीं है, ज भी नहीं होगा और स भी नहीं होगा। हमने यहाँ पे आपको समझाया, य, र, ल, व, ये 4 क्या है, अंतस्थ वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, अंतस्थ वर्ण कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा, व। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊष्म वर्ण कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में से किस ऑप्शन में चारों वर्ण ऊष्म वर्ण है, ये आपको बताना है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, श, श, श और ह, ये चारों वर्ण क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए, एलिमिनेट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, अभी तक हमने इस क्लास में संयुक्त व्यंजन को कई बार डिस्कस कर लिया है और अभी तक आप इसको एकदम श्योरली जान रहे होंगे। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञ है, जो ज, आधा ज और इ से मिलके बना है। बाकी ड, ढ, ड ये सब नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ नहीं कहलाते, अल्प प्राण, महाप्राण ये सब नहीं कहलाते। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला इसमें क्या है, इसका थ्योरी है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, अक्ष है जो किससे मिलकर बना है, आधा का और षटकोण के स से। त्र किससे मिलकर बना है, आधा त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना है, तो आधा ज और इ से। और श्र किससे मिलकर बना है, तो आधा शक्कर का स और र से। तो इन चारों को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस वीडियो में ही देख लिए हैं। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अपने आप में ये सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान देंगे और अच्छे से समझिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे थ्योरी है। देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं।
तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ ही साथ य, र, ल, व, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें महाप्राण का, तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होता है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, 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 ह, ये सभी क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो आई होप आप अल्प प्राण और महाप्राण को अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो महाप्राण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाप्राण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? कौन महाप्राण ध्वनि है ये आपको बताना है। तो सभी को उच्चारण करके देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगा वही महाप्राण होगा। ज, क, घ, प। तो जब आप घ बोलते हैं तो इसमें ज़्यादा हवा निकलता है, तो महाप्राण कौन सा होगा? घ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? जिसमें घर्षण नहीं होगा उच्चारण करने में, वही क्या होता है? अघोष होता है। तो बोल के दिख लीजिए, च, ज, झ और ड। तो इसमें च वर्ण ऐसा है जो क्या है? अघोष है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वही वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण करने में घर्षण होता है। तो देखिए कौन सा घोष हो जाएगा इसमें, बोल के देख लीजिए, प, ट, द, फ। तो जब आप द बोलते हैं तो इसमें घर्षण होता है, तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, द क्या है? घोष वर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटा हुआ है, 5 वर्गों में बटा है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। मतलब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 25, 25। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं इसी का थ्योरी है। देखिए, क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण और त वर्ग में 5 वर्ण और प वर्ग में 5 वर्ण, और ये सभी ही क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये कितने हैं इनकी संख्या? 25। इसी को आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद अगला देखिए, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और ज, ये होगा क्या? तो ये भी नहीं है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद स, 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 ह ऊष्म वर्ण है, ये भी नहीं होगा। त, थ, द, ध, ये क्या है? त वर्ग में आने वाले स्पर्श व्यंजन है। यहाँ पे देखिए, त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध। तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, और पूछे ही आपसे स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं इसका थ्योरी है। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे दिया गया है और संयुक्त व्यंजन जो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन है, इसमें हालांकि ज को हटा देंगे, ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद देखिए य, र, ल, व, हमने यहाँ पे बताया य, र, ल, व ये क्या है? तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और उसमें संघर्षी व्यंजन कौन सा है? श, 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 ह। तो इस तालिका को भी आप याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एक ही व्यंजन ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, उसी को आपको बताना है। नहीं है वाला सवाल है, ये अपने आप में 4 क्वेश्चन होते हैं नहीं है वाला क्वेश्चन, तो इसे आप ध्यान दीजिए और जो नहीं है उसको एलिमिनेट करके बताइए। देखिए, अक्ष संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी है और त्र भी है। एक ही ऑप्शन है झ, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त वर्ण नहीं है और पूछे ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजनों में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं याद रखेंगे, अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अयोगवाह का डेफिनेशन भी है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से हमने हिंदी वर्णमाला टॉपिक से लगभग 57 क्वेश्चन देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, जब भी आपके एग्जाम में वर्णमाला टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से क्वेश्चन आएगा। तो इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास नोट PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।